रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 का, वो है क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग पढ़ रहे थे कि सेपरेटिंग टेक्निक्स या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स कौन सी होती हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो हमने पहली पढ़ी थी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम लोग बेसिकली क्यों यूज़ करते थे? फिल्ट्रेशन हम इसलिए यूज़ करते थे कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। जैसे पानी है और उसके अंदर जो है वो सैंड प्रेजेंट है, रेत प्रेजेंट है, तो मैं उसको सेपरेट करना चाहूँ तो मैं उसको फ़िल्टर कर लूँगी तो वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो फ़िल्ट्रेशन हमने जो है वो इस पर्पज़ के लिए पढ़ी थी कि हम लोगों ने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट किया था, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है? ताकि हमारे पास जो है वो चीज़ साफ़ हो जाए। जैसे सैंड को सेपरेट कर लिया पानी में से। लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ है ना, क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ हर वो चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है? जो हमें नहीं चाहिए। इम्प्योरिटीज़ जो है ना वो क्या है कि वो सॉल्यूबल हैं। आपके पास एक सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है, और उस सॉलिड में आपके पास एक सब्सटेंस ऐसा है जो आपको चाहिए और उसके अलावा बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आप उसको जो है वो कैसे प्योरीफाई करेंगे, कैसे आप उसमें से जो ये सॉलिड है इसमें से जो सही वाला सब्सटेंस है उसको अलग करेंगे? उसके लिए जो आप मेथड यूज़ करेंगे वो होगा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है। जब आप सेचुरेशन पॉइंट सेचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आपके पास कोई भी चीज़ डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक पानी है, ठीक है, पानी का एक ग्लास है और उसमें मैं जो है ना वो चीनी डालते जाऊँ। एक पॉइंट आएगा रूम टेम्परेचर पे, पहले मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं जब इसको शुगर को पानी में डालती जाऊँगी तो एक पॉइंट आएगा कि शुगर हल होना बंद हो जाएगी। अब मैं शुगर ऐड करती जा रही हूँ और पानी उतना का उतना ही है, तो क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी तो ये जो सोल्यूशन बन जाएगा इसका, वो होगा सेचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर मैं इसको करूँ हीट, अब आप वही पानी और चीनी को लें और चूल्हे पे रख दें तो वो और भी चीनी को अपने अंदर डिज़ोल्व करना शुरू कर देगा। ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो हीट की करूँगी तो और भी शुगर इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो भी एक लिमिट तक होगी, ठीक है। तो जब वो लिमिट आ जाएगी तो फिर जो सोल्यूशन बनेगा ना, वो बनेगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये वर्ड्स आगे आएंगे तो आपको इसका पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन में हमने करना क्या है। इसका जर्नल सा प्रोसेस पहले मैं आपको बताती हूँ। इसकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं। जनरल प्रोसेस में आपने क्या करना है, आपके पास सबसे पहले क्या होगा, एक आपके पास आप ले लें, जार ले लें, ठीक है, जार लें और आपके पास सोल्यूट है, ये कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर आपने ये डाल दिया, ये सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। अब जब आपने ये डाल दिया, इसके अंदर आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट डालना है, कोई ऐसा जो है वो लिक्विड डालना है जो इसके साथ जो है वो केमिकली कोई काम ना करे, ठीक है, जो इसको केमिकली जो है वो चेंज ना करे। जैसे मैं इसके अंदर अगर पानी डाल दूं एज अ सॉल्वेंट और मैं ये शुगर डालूं जो कि एक गंदी शुगर है, मतलब इसके अंदर कोई कह लें आप सैंड है, वो मतलब कोई भी चीज़ है जो शुगर में मिक्स हुई हुई है और मैंने इसको शुगर में से अलहदा करना है, ठीक है। तो ये ऐसी शुगर है, इम्प्योर शुगर है। इम्प्योर शुगर में मैंने सॉल्वेंट डाला है पानी। अब मैंने इसको डाला है, मैंने इसको डिजोल्व करती गई हूँ स्टीरिंग के जरिए, हिलाती रही हूँ, ठीक है, स्टीर करती रही हूँ। तो तब तक जब तक कि ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। जब ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है तो फिर मैंने देखा कि चले मैं इसको हीट भी करके सुपर सैचुरेटेड भी बना लेती हूँ, ठीक है। जब ये सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको करूँगी फ़िल्टर, ताकि अगर कोई इनसॉल्यूबल ये रह गया है या कोई और चीज़ इम्प्योरिटीज़ जो है वो इनसॉल्यूबल है तो वो इसमें से निकल जाए। उसके बाद जो मेरे पास फ़िल्ट्रेट आएगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया तो आपको फ़िल्ट्रेट का पता होगा कि आप फ़िल्टर करेंगे, जो नीचे लिक्विड आएगा वो होगा फ़िल्ट्रेट। तो उस फ़िल्ट्रेट को मैं क्या करूँगी, मैं उसको करूँगी हीट। इतना हीट करूँगी कि जो मैंने सॉल्वेंट डाला है ये सारा का सारा इवेपोरेट हो जाए, वेपर्स बन के उसमें से निकल जाए और पीछे मेरे पास ये ऑलमोस्ट शुगर सा ही मटेरियल बच जाए। मैं उसको फिर क्या करूँगी, मैं इसको करूँगी कूल। जब मैं इसको कूल करूँगी तो मेरे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे प्योर शुगर के। उसमें से जो इम्प्योरिटी थी वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होके इवेपोरेट हो गई, बाकी मेरे पास प्योर जो है वो सब्सटेंस बच गया। जैसे मैंने शुगर यूज़ की थी तो मेरे पास प्योर शुगर निकल आई, उसके क्रिस्टल्स बन गए। क्रिस्टल्स एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जबकि आपके पास सिंपल सॉलिड जो है वो इतना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन क्रिस्टल्स जो है ये बहुत अच्छा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है आपके पास मुकम्मल अरेंजमेंट के साथ। तो अब ये क्रिस्टल बन गया। फिर मेरे पास अब ये क्रिस्टल्स जो हैं इसके साथ अगर कोई लिक्विड प्रेजेंट है तो मैं इसको फिर फिल्टर कर लूँगी। जब मैं इसको फिल्टर कर लूँगी फिर मैं इसके बाद इसको करूँगी ड्राई।
जब मैं इसको ड्राई कर लूँगी तो अगर इसमें कोई कलरेशन प्रेजेंट है, कलरेशन किसी इम्प्योरिटी की वजह से ही होती है, या तो कोई स्टिकी मटेरियल यानी रीजन टाइप का मटेरियल, रीजनस मटेरियल प्रेजेंट है, या कोई कलरिंग मैटर प्रेजेंट है, तो ही जो है वो ये मटेरियल जो है ना वो कलर्ड नज़र आ रहा है। क्योंकि प्योर मटेरियल अगर हम लें तो वो शुगर का मोस्टली वाइट ही होता है। तो फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि हम लोग कोई ना कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम इसकी क्या करवाएंगे, डीकलराइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक प्योर क्रिस्टल बन जाएगा और उसका फिर हम वेट कर लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट आया है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। हमें कैसे पता है कि हमने जो क्रिस्टलाइजेशन करवाई है वो बहुत एक्यूरेट आई है? वो डिपेंड करती है कि हमारे पास लास्ट पे यील्ड कितनी बनी है, या हमारे पास कितना जो है वो प्रोडक्ट बना है क्रिस्टलाइजेशन से, कि मतलब हमने कितना सॉलिड यूज़ किया था और लास्ट में हमारे पास क्या उतने क्रिस्टल्स बन गए हैं, या उससे ज़्यादा बने या कम बने, किस तरह से बने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं बनेंगे, मोस्टली कम बनते हैं, क्योंकि ड्यू टू सम नेग्लिजेंस वगैरह या कोई भी अंदर मसला बन जाए तो उसकी वजह से कम थोड़े से होते हैं। लेकिन हमारा मेन जो है रिजल्ट अच्छा तभी होगा अगर हमारे पास ज़्यादा यील्ड में क्रिस्टल्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि आपने क्या करना है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना है, या आपने क्या करना है, किसी सॉलिड को रिमूवल करना है फ्रॉम सोल्यूशन। यहाँ तक ये सॉलिड बन गए हैं ना क्रिस्टल्स, तो आपने इसको सोल्यूशन से सेपरेट करना है बाय फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसनट्रेशन अबव द सेचुरेशन पॉइंट, कि आपने उसको पहले कैसा बनाना है, सेचुरेशन पॉइंट से भी ज़्यादा जो है उसको डिजोल्व करवा के जो आपने शुगर है उसको कंसनट्रेटेड बनाना है। पानी आपने थोड़ा सा यूज़ किया है, शुगर आप डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सोल्यूशन कैसा बना रहे हो, कंसनट्रेटेड बना रहे हो, जिसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा है। सोल्यूट वो चीज़ होती है जो हम लिटिल अमाउंट में ऐड करते हैं, जो हमारी डिज़ायर्ड चीज़ होती है, और सॉल्वेंट वो होता है जो उसको कुछ ना कुछ करवाने के लिए हम ऐड कर रहे होते हैं, और वो मोस्टली लार्ज क्वांटिटी में होता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो सोल्यूट यानी कि शुगर है या कुछ भी है जिसको हम प्योर करना चाह रहे हैं, हम उसको ज़्यादा अमाउंट में सुपर सेचुरेटेड यानी सेचुरेशन से भी ज़्यादा जो है वो ऐड करते हैं, और सॉल्वेंट हम थोड़ा सा लेते हैं जिसको बाद में हम इवेपोरेशन करवा देते हैं या फिल्टर आउट करवा के प्योर क्रिस्टल्स जो हैं वो ले लेते हैं, जिस भी चीज़ के हमें जो चाहिए होते हैं। तो ये क्या है कि इन सच अ मैनर दैट द एक्सेस सॉलिड सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये इस तरह से हम करते हैं कि जो एक्सेस सॉलिड हमारे पास ये इसके बनेंगे वो किस फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएं। तो होपफुली आपको डेफिनेशन समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि इसमें बेसिक होता क्या है। तो इसमें ये होता है कि सोल्यूट शुड बी सॉल्यूबल इन सूटेबल सॉल्वेंट एट हायर टेम्परेचर। ये जो हम सोल्यूट डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाना चाहिए, और जब हम उसको कूल करें तो एक्सेस जो है वो सॉलिड की फॉर्म में सोल्यूट निकल आना चाहिए। ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है कि ये दो काम होंगे तो क्रिस्टलाइजेशन अच्छी हो जाएगी। अब हम इसके पढ़ते हैं स्टेप्स। इसके हम स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट का क्या मतलब है कि आपने जो सॉल्वेंट ऐड करवाना है अपने इम्प्योर सॉलिड के अंदर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख के आपने ऐड करना है। आपने ऐसे ही कोई सॉल्वेंट उठा के ऐड नहीं कर देना। ठीक है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि जो सॉल्वेंट आप ले रहे हैं कि वो एक्सपेंसिव तो नहीं है, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। अब जैसे पानी है ये तो आपको ईजीली अवेलेबल होता है, तो इनएक्सपेंसिव इसलिए लेना है कि अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप इसको लार्ज स्केल पे करेंगे तो आपके पास ये ज़्यादा सारा सॉल्वेंट कहाँ से आएगा अगर ये इतना महंगा होगा तो। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास ऐसा जो है वो आपने सॉल्वेंट लेना है जो केमिकली इनर्ट हो या केमिकली रिएक्ट ना करे आपकी इस चीज़ के साथ, सिर्फ फिजिकली डिजोल्व हो इसके अंदर, केमिकली जो है वो इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर ऐड करें, और जब हम इसको हीट करें तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी ज़्यादा सारा सोल्यूट अपने अंदर डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हो। चौथी चीज़ क्या है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए, और अगर डिजॉल्व हो गई हैं तो लास्ट पे वो क्रिस्टल नहीं बनाना चाहिए उन इम्प्योरिटीज़ को। ठीक है, ताकि हमारे पास प्योर सब्सटेंस तो आए, ये ना हो कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ ही सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर गई और बाद में वो जो है दोबारा क्रिस्टल्स में आ गई, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ क्रिस्टलाइजेशन का। फिर उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे प्योर सब्सटेंस के वो वेल फॉर्म्ड होने चाहिए, कि पता चलना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल्स बने हैं उनकी कोई शेप है, कोई जो है ना साइज़ वगैरह सारा कुछ है, वरना तो फिर सॉलिड और क्रिस्टल्स में कोई फ़र्क ही ना हुआ। लास्ट पे जो प्योर सब्सटेंस बनता है ना, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, तो इनका एक कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नेचर में प्रेजेंट है। तो अगर वो प्योर बने हैं तो इसका मतलब है कि उनका डिफाइंड स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ये तो अगर अच्छे क्रिस्टल्स होंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सब्सटेंस प्योर ही बना है। उसके बाद आपके पास ऐसा होना चाहिए जो सेफ़ टू यूज़ हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं जो बहुत नुकसानदेह है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो ईज़िली लास्ट पे रिमूव हो जाए और इवेपोरेटिव भी होना चाहिए।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की, आपने सॉल्वेंट जब लेना है। और सॉल्वेंट आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सॉल्वेंट लें, आप एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ही सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आपकी बुक पे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने। इनऑर्गेनिक की उन्होंने आपको दी हुई है वाटर। हर वो चीज़, हर वो सॉल्वेंट जिसके अंदर कार्बन से बनी हुई चीज़ें हैं, वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और हमारे नेचर में ज़्यादातर चीज़ें कार्बन बेस्ड हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छा डिज़ोल्व होती हैं, तो इसलिए हम मेजरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ही यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास ये इन्होंने आपको कुछ नेम बताए हुए हैं, ठीक है, एथेनॉल वगैरह ये वो सारा कुछ, और वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हैं। तो ये इन्होंने कहा कि ये कुछ आपको सॉल्वेंट जितने बताए हैं आप ये पढ़ सकते हैं बुक से। ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मोस्टली यूज सॉल्वेंट्स हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई एक सॉल्वेंट इतना डिज़ायरेबल नहीं है तो आप कोई मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 2-3 सॉल्वेंट्स को मिक्स करके डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट रेशो में, ये नहीं कि खुद ही पकड़ के डिज़ोल्व कर देना है। एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने बताया होगा कि अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स। और अगर आपके पास सॉल्वेंट है एक्सप्लोसिव सा, या आपके पास सॉल्वेंट जो है वो हीट को पकड़ता है, इन्फ्लेमेबल है। इन्फ्लेमेबल हर वो चीज़ है जो क्या करती है कि थोड़ी सी हीट भी ले ले तो जलना शुरू हो जाती है। फ्लेम किसी हुई, ये इन्फ्लेम से, इन्फ्लेमेबल फ्लेम से ही निकला है। तो इन्फ्लेमेबल कौन सी चीज़ होती है जो फ़ौरन से फ्लेम को पकड़ ले। तो जैसे आपके पास जो सोडियम मेटल है, अगर आप वो लें ना तो वो बहुत जल्दी हीट को कैरी करती है और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है अगर आप उसको डायरेक्ट हीट करें। तो इन्फ्लेमेबल अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है, मोस्टली सॉल्वेंट होते हैं इन्फ्लेमेबल, तो आप फिर क्या करें, उसके लिए फिर आप यूज़ करें वाटर बाथ। या आप वाटर बाथ की डायग्राम देख सकते हैं। वाटर बाथ क्या होता है, सिंपली आप एक बाउल से लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और फिर उसके अंदर अपना जो वो बीकर है जिसके अंदर आपने ये सारा हीट करना है वो उसको रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप करते हैं इसके अंदर। अब ये हो गया आपके पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। अगला स्टेप आपके पास क्या है, आपने सॉल्वेंट चॉइस कर लिया। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने यह करना है कि आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, मैंने अभी बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को लेना है और उसको मिक्स करना है अनटिल के हमारे पास जो है ना सोल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाए। वो होगा आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने कैसे बनाना है, हीट को भी यूज़ कर सकते हैं आप। सुपर सैचुरेटेड वैसे ये बनेगा, लेकिन इसको इन्होंने यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा है। आपने सोल्यूट लिया है, सोल्यूट में आपने ऐड कर दिया सॉल्वेंट। जब आपने सॉल्वेंट ऐड किया है तो आपने इसको स्टीयर करते जाना है, साथ साथ हिलाते जाना है, और अगर ज़रूरत है तो फिर आपने इसको हीट भी करना है अनटिल अनलेस कि आपके पास जो है ना वो सोल्यूट बिल्कुल जो है डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। आपने इसको करना है, तो आपके पास जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा सोल्यूट, तो आपके पास क्या होगा कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरा काम आपने करवानी है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको होपफुली करनी आ गई होगी। फिल्ट्रेशन के मैंने आपको 2 वेज़ पढ़ाए थे कि या तो आप फ़िल्टर पेपर से कर सकते हैं, फ़िल्टर क्रूसिबल से कर सकते हैं। तो अगर आप जिससे भी करना चाहें, ठीक है। सक्शन पंप यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि सक्शन पंप क्या है, आपको हेल्प आउट ज़्यादा अच्छा जो है वो कर देता है, जल्दी आपकी फ़िल्ट्रेशन हो जाती है। तो फ़िल्ट्रेशन करवाएँ। फ़िल्ट्रेशन हमने क्यों करवानी है? फ़िल्ट्रेशन हमने इसलिए करवानी है कि अगर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद अगर कोई इम्प्योरिटी ऐसी बच गई है इनसॉल्यूबल फॉर्म में, तो वो क्या है, वो सेपरेट हो जाए। उसकी सेपरेशन के लिए आपने जो है वो फ़िल्ट्रेशन करवानी है। अब फ़िल्ट्रेशन के दौरान कुछ लोग जो है वो हॉट वाटर स्टेम का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, हॉट वाटर स्टेम। अब कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको हॉट वाटर स्टेम चाहिए होती है, जो बहुत जल्दी जो है वो क्रिस्टलाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर आपको गर्म स्टेम, पानी वाली स्टेम चाहिए होती है। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें कंटिन्यूअसली गर्म पानी फ्लो कर रहा होता है, जिस वजह से जो है ना वो इमेच्योर जो क्रिस्टलाइजेशन आप कह सकते हैं या प्री क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हैं, वो अवॉइड हो जाती है। अब हमारे पास हो गई फिल्ट्रेशन। हमारे पास चौथा स्टेप है कूलिंग। अब हमने करनी है कूलिंग। कूलिंग हमारे पास जो है ना 3 तरह से हो सकती है। कूलिंग या तो आप करेंगे फास्ट कूलिंग, या आप करेंगे स्लो, या आप करेंगे मॉडरेट। अब हम जो है वो मॉडरेट को क्यों चूज़ कर रहे हैं? मॉडरेट से एक तो मॉडरेट साइज़ क्रिस्टल्स बनेंगे और बहुत अच्छे क्रिस्टल्स बनेंगे जिनमें इम्प्योरिटी नहीं होगी। अगर मैं फास्ट कूलिंग करूँ, जैसे मैं पकड़ूँ क्रिस्टल्स को, कोई क्रिस्टल कह रही हूँ, इसको जो भी मेरे पास लिक्विड बना है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर मैं इसको फ़ौरन से जो है फास्ट कूलिंग इसकी करूँ, तो क्या होगा कि इसकी इम्प्योरिटीज़ भी इसके साथ जो है क्रिस्टल आउट हो जाएँगी। और अगर मैं स्लो कूलिंग करूँ तो मेरे पास क्रिस्टल बहुत बड़े-बड़े बनेंगे जिनकी कोई डेफिनिट शेप इतनी अच्छी नहीं होगी, और उसके साथ जो है वो स्लो कूलिंग करते-करते जो है वो इम्प्योरिटीज़ का और भी चांस है कि वो क्रिस्टल बना दें। तो जबकि मॉडरेट कूलिंग में इम्प्योरिटीज़ का लेस टू लेस इंटरफेरेंस होता है, तो ये हमारी सबसे बेस्ट कूलिंग की टेक्नीक है मॉडरेट कूलिंग, के नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल टाइम में इसको कूल किया जाए। अब हमारे पास कूलिंग हो गई है, तो अब हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएँगे। क्रिस्टल्स हमारे पास मॉडरेट साइज़ के परफेक्ट शेप में बन गए हैं। उसके बाद अब हमने
हमारे पास इसके अंदर 2 चीज़ें बनी हैं। एक हमारे पास अब कूलिंग के बाद एक क्रिस्टल्स बन जाएँगे और क्रिस्टल्स के ऊपर एक लिक्विड होगा। फिर हम उसकी क्या करवाएँगे, हम लोग करवाएँगे कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल, यानी कि बेसिकली फ़िल्ट्रेशन ही आप कह दें, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे फ़िल्टर। जब आप फ़िल्टर करेंगे, आप गूज क्रूसिबल यूज़ कर लें, ठीक है? आप वैक्यूम पंप को यूज़ करें, जल्दी होगी, ठीक है? गूज क्रूसिबल कर लें या आप फ़िल्टर पेपर कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जब आप इसको करवाएँगे ना फ़िल्टर, तो आपके पास 2 चीज़ें बनेगी। एक, आपके पास जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर सब्सटेंस आएगा ना, उसको कहते हैं फ़िल्टर केक, उसको कहते हैं फ़िल्टर केक, ठीक है? उसको एक तो आपके पास वो फ़िल्टर केक क्रिस्टल्स हैं, आपने उनको करना है। और दूसरी चीज़, जो आपके पास जो लिक्विड नीचे चला जाएगा, ठीक है? क्रिस्टल्स में से निकल के नीचे चला जाएगा, वो लिक्विड होता है मदर लिक्विड। जो वो मदर लिक्विड है, आप उसकी भी इवेपोरेशन करवाएँगे कि अगर उसमें कोई क्रिस्टल्स चले गए हैं, तो वो भी सेपरेट आउट हो जाएँ। अब आपने क्या करना है, आपके पास है पहली चीज़ आपने आपको बताया है फ़िल्टर केक। फ़िल्टर केक है जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपके पास क्रिस्टल्स आए हैं। अब वो जो क्रिस्टल्स आपके पास आए हैं ना, वो अगर आपके पास अब फ़िल्टर केक कैसा है कि आपके पास ये फ़िल्टर पेपर है और उसके ऊपर ये इतने सारे क्रिस्टल्स आ गए हैं, इकट्ठे यूँ इस तरह इकट्ठे हुए हैं, ठीक है? तो अगर ये रिजिड है, ये सख्त-सख्त है, यानी आपको लग रहा है कि इसके अंदर पानी है, तो आप इसको हल्का-हल्का प्रेस करें ताकि इसमें जो पानी है वो क्या हो, नीचे चला जाए। ये पहला स्टेप है। दूसरा, आपके पास एक तरह के क्रिस्टल्स ये बन गए। दूसरा आपके पास है मदर लिक्विड। मदर लिक्विड किसको कहते हैं? मदर लिक्विड की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। मदर लिक्विड इज़ अ लिक्विड व्हिच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ कूल क्रिस्टल्स। जब आपने इस कूल क्रिस्टल्स को फिल्टर किया है, तो जो आपके पास रिमेनिंग लिक्विड बचा है, जिसको आप पहले फिल्ट्रेट कह रहे थे, तो वो क्या होता है? मदर लिक्विड। आपके पास 2 तरह के क्रिस्टल्स बन गए हैं, एक जो फ़िल्टर केक में से निकले हैं, एक जो मदर लिक्विड्स में से निकले हैं, ठीक है? मदर लिक्विड में से कैसे आपने इवेपोरेशन करवाई और जो बाकी क्रिस्टल्स बच गए आपने उसको भी ले लिया। अब आपने इन दोनों क्रिस्टल्स को कोल्ड सॉल्वेंट के साथ वॉश करना है। जब आप इसको वॉश मतलब कोल्ड सॉल्वेंट को इसके ऊपर से बहाना है फ़िल्ट्रेशन के दौरान ही, काफ़ी टाइम आप ऐसा करेंगे तो आपके पास अगर कोई इम्प्योरिटी अंदर होगी भी तो वो भी निकल जाएगी, ठीक है? अब आपके पास है ड्राइंग। ड्राइंग में ना आपके पास 3 मेथड्स हैं, एक है फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके, एक ओवन और एक वैक्यूम डेसिकेटर। अगर आप फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक नुकसान हो सकता है कि अगर आपने एक फ़िल्टर पेपर लिया है, उस पे आपने रखे हैं क्रिस्टल, उसके ऊपर दूसरा फ़िल्टर पेपर लेके प्रेस किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि फ़िल्टर पेपर जो है वो सेलुलोज़ फाइबर से बना होता है, तो उसकी वजह से क्या हो कि आपके पास क्रिस्टल्स जो हैं वो इम्प्योर हो जाएँ। दूसरा मेथड है ओवन, आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करें। 100 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करेंगे तो वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा, ड्राई हो जाएगा, लेकिन ये नुकसान ये कि कुछ क्रिस्टल्स इस टेम्परेचर पे डिकम्पोज़ हो सकते हैं, डीनेचर्ड हो सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है आप वैक्यूम डेसिकेटर यूज़ करें। वैक्यूम डेसिकेटर बेस्ट तरीका है। इसके अंदर क्या होता है कि एक वैक्यूम होता है, एक मशीन सी होती है गोल सी, इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं कि वैक्यूम उसके अंदर क्रिएट होता है, यानी एयर नहीं होती है। और डेसिकेटर का मतलब है कि उसके अंदर डेसिकेटिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी भी चीज़ के अंदर से। तो डेसिकेटिंग एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो है CaCl2, सिलिका जेल और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये क्या करते हैं कि ये इन क्रिस्टल्स में से पानी को अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाते हैं ड्राई। ये इंपॉर्टेंट शॉट है वैक्यूम डेसिकेटर वाला। उसके बाद आपके पास है डीकलराइजेशन। 7वां स्टेप है कि अगर तो आपके पास प्योर सब्सटेंस आ गया है तो बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं आया, उसमें कोई कलर है या वो कोई रीजनिस यानी कि स्टिकी सा सब्सटेंस लग रहा है, येलो सा कलर लग रहा है उसका, तो आप उसको करेंगे प्योर। ये स्टिकी सा सब्सटेंस का मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई कलरिंग मैटर या रीजनिस प्रोडक्ट मौजूद है इम्प्योर फॉर्म में, जिसको आपने सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इन क्रिस्टल्स को लेंगे, ठीक है? इसको फिर से सॉल्वेंट में डालेंगे और इसके अंदर आप ऐड कर देंगे एनिमल कारकोल। एनिमल कारकोल की आप जो है वो देख सकते हैं क्या होता है एनिमल कारकोल पिक्चर में। तो आप इसको क्या करेंगे, आपको हीट करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे आप क्रिस्टलाइजेशन के स्टार्ट पे कर रहे थे। आप इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो जो एनिमल कारकोल है वो क्या करेगा, इन इम्प्योरिटीज़ या कलर्ड कंपाउंड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एनिमल कारकोल एक्चुअली जो है ना वो एक्टिवेटेड कार्बन होता है, कि कार्बन को एक्टिवेट किया हुआ होता है, ठीक है? तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके सोल्यूशन को फिल्टर आउट कर लेंगे और आपके पास दोबारा से आप क्रिस्टल्स ठंडा करके इसको बना लेंगे। जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे वो आपके पास प्योर क्रिस्टल्स होंगे विदाउट एनी इम्प्योरिटी, और आपके पास ये बेस्ट क्रिस्टल्स होंगे। तो आप एक इम्प्योर क्रिस्टल को क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू इस तरह से जो है वो प्योर क्रिस्टल बना सकते हैं। होपफुली सबको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।